बीजेपी से जुड़े संगठनों ने किया है, लेकिन यहां का जायजा लेने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि भारत बंद जैसी कोई सिचुएशन है। मैं अपने कैमरामैन निशान से बोलूंगा कि वो आपको इस मॉल का एक दृश्य दिखाए। यहां पर रोजाना की तरह की पूरी चहल पहल है, लोग रोजाना की तरह आ रहे हैं और अपनी खरीदारी को अंजाम दे रहे हैं, कुछ परिवार के साथ, कुछ अकेले, कुछ मित्रों के साथ। लोगों के चेहरे पर हमने एक रिलैक्स देखा है और कहीं से भी हमने ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से बातचीत की है जिसमें किसी ने ये नहीं माना कि भारत बंद का उनकी जिंदगी पर असर पड़ा है। जी नहीं, हम तो सिर्फ घर से निकले और खरीदारी के लिए निकल चुके, शॉपिंग के लिए। आपके साथ कुछ और भी मित्र हैं। आपको मालूम चला आज देश भर में 5 करोड़ दुकानें बंद हैं। जी हाँ, बंद। फिर क्या मजबूरी थी कि आज आपको यहाँ आना पड़ा? इमरजेंसी कुछ परचेसिंग करनी थी, उसके लिए आना पड़ा। बाकी यहाँ तो देख रहे हैं सारा ही ओपन है। जी मुझे पता है भारत बंद है, लेकिन मैं तो ऐसे नॉर्मल काम के लिए आई हूँ। तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा उससे। लेकिन राशन तो हम लोग यहीं से लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा मिलता है, बाहर में भी अच्छा मिलता है, लेकिन हम लोग कभी लिए नहीं। हाँ जी, इसलिए आए थे क्योंकि हमको कुछ जरूरी सामान लेना था, इसलिए हम आना पड़ा। फिर हम कल से इधर से चले जाने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोकल मार्केट में हम मोस्टली यहीं से खरीदारी करते हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए। बीच में जितने भी मीडिएटर है, जितने भी दलाल लोग हैं, वो जो बीच में जो किसान और जो हमारे बीच का जो गैप है, जिसमें जो उसका जो प्राइस जो बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। संबित जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हर जगह बंद कराने के लिए पहुंचे, पूरे दिल्ली के उन्होंने एकदम छांट के मॉल छोड़ दिए, क्या अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी इस तरह की एक समझ आ गई है कि भाई ये बड़ी दुकानें हैं, इनको ना हम बंद करवा सकते हैं और ना हमें यहाँ जाना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका उत्तर आपने स्वयं दिया कि आज भारत में 2 भारत है। एक वह भारत है जिसको भारत से कोई सरोकार नहीं है, वह भारत है जिससे गरीबों से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा भारत है जो अपने स्वाभिमान के लिए, जो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है, जिसको आज परेशानी है एफडीआई से। वो जो गरीब फुटकर व्यापारी है, उन्होंने स्वेच्छा से अपने मन से दुकानों की बंद की। कोई भाजपा ने उन्हें जबरदस्ती करके बंद नहीं करवाई। और सुपर मॉल वाले, वो अमीर हैं, वो तो चाहते हैं कि एफडीआई आए और कंपटीशन हो और उनकी दुकान चले। बिल्कुल, क्योंकि उनका मकसद है प्रॉपर्टी उनकी जो है उसको बाय करने के लिए आए, क्योंकि अभी भारत में जो है रियलिटी सेक्टर में भी एक गिरावट है। बिल्कुल ठीक बात। चलिए वसीम साहब, जो सुपरमार्केट हैं आज उनमें कहीं पर भी पूरे देश से खबर नहीं है कि वहां बंद रहा है, लेकिन जो छोटे शहर हैं या जो छोटी दुकानें हैं या जो किराना की एक आम दुकान होती है जिसको आम भाषा में बनिए की दुकान कहते हैं, वो सारी की सारी बंद रही। इस तरह की 2 तरह की मानसिकता के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है आप पर कि बीजेपी गरीबों की पार्टी है। अब ये बात लेफ्ट कहे तो मेरे समझ में आता है, ये और पार्टियां कहें छोटी छोटी पार्टियां तो मेरी समझ में आता है। बीजेपी तो हमेशा जमाखोरों की पार्टी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस मुल्क में कम्युनल डिवाइड करके इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। बीजेपी वो पार्टी है जिस पार्टी ने जमाखोरों से चंदे लिए हैं। ये वो पार्टी है जिसने कि मुल्क को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बीजेपी इसको लीड ले रही है तो बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि बताए कि उसने कब और किस दिन वो गरीबों के बीच में गए हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी, फिर अब बाद में बोलिए जब आप नहीं जब आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं, आप इशारा कर रहे हो। नहीं, कह रहे हैं कि मैं प्रतिक्रिया दूंगा। नहीं, आप प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं दीजिए प्रतिक्रिया दीजिए, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन जब नहीं, आप मेरे मतलब उसको ना थोड़ा बस मैं बता दिया। अवश्य चलिए, बहुत प्लीज अभी ये आप यानी कॉलेजेस की बातें उनसे करें, मुझसे ना करें प्लीज। ये आप बोलिए। हाँ, बड़ा सिंपल मामला है कि बीजेपी हमेशा गरीबों की पार्टी कहती है। बीजेपी न गरीबों की पार्टी कभी थी, न है और न आइंदा होगी। बीजेपी इस मुल्क में नफरत की पॉलिटिक्स की है। अब उसे एक मौका मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार हूं इस पर कि कांग्रेस या सरकार को यह चाहिए था कि ड्यूरिंग सेशन इसको न लाके बाद में लाते तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। और यही बीजेपी उस वक्त कोई कुछ नहीं, इस वक्त एक पूरा एक माहौल उठा लिया, एक माहौल को उठा के लेके चल रहे हैं आगे आगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, इतना मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि आज अगर हमें ईमानदारी के साथ देखें, 49% तो आप हिंदुस्तानी हैं उसके अंदर भैया। जो पैसा लगेगा तो 51% बाहर का। तो ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान गिरवी रख दिया वॉलमार्ट को, ऐसा भी नहीं है। और फिर एक चीज नहीं आई है भाई, कौन ऐसे ही रिएक्शन जब हुआ था जब राजीव गांधी जी इस मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाए थे।
ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। इसमें अब एक विषय मैं बताना चाहूंगा, बारंबार जो है वसीम साहब और कांग्रेस बीजेपी को जमाखोरों की पार्टी बता रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी परसों बताया कि बिचौलियों को समाप्त करना है, इस देश से ट्रेडर्स को समाप्त करना है। मुझे बड़ा दुख है कि ट्रेडर्स के लिए कांग्रेस इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, ट्रेडर्स को बिचौलिया कह रही है और जमाखोर कह रही है। और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी भाजपा ट्रेडर्स के लिए चिंता कर रही है। ट्रेडर कोई छोटी कौम नहीं है। आज 20 करोड़ लोग इस फुटकर व्यापार से अपना रोजगार पाते हैं। 20 करोड़ लोग कोई छोटे लोग नहीं है। कांग्रेस उनको चाहे बिचौलिया कह दे, कांग्रेस उनको चाहे जमाखोर कह दे, बीजेपी मरते दम तक उनके साथ खड़ी रहेगी। दूसरी बात बारंबार बीजेपी कम्युनल डिवाइड लाती है। ये कम्युनल डिवाइड वाला विषय एफडीआई के साथ कहां आ गया जी? इसके साथ जोड़ने की वसीम साहब आप जब कह रहे थे तो आपने मुझ पे ऐतराज किया था, तो आप जब शांत रहेंगे तो इसमें यही कम्युनल डिवाइड वाला विषय इसके साथ बिल्कुल नहीं बनता है। और तीसरी बात है, आपने खुद ही अपने श्रीमुख से यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने भरी गलती की है। क्या गलती की है कि चलते हुए संसद में उन्होंने यह काम किया है। यह लोकतंत्र के ऊपर हंसी और मजाक है। जब भारतीय लोकतंत्र सुचारू रूप से संसद से चल रहा है तो संसद में आपने प्रस्ताव नहीं रखकर पीछे के दरवाजे से भागने की गुस्ताखी की है। यह भारतीय जनता कभी नहीं सहेगी। एकदम संभव से सवाल इसी पे बनता है। संभव जो 8 दिन से डेडलॉक है, उसमें शुरू में लग रहा था कि महंगाई और काले धन पे चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी के अलावा बाकी अन्य स्थानीय मुद्दे काफी हावी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी की वजह से सदन नहीं चल रहा है। तेलंगाना के मुद्दे पर खुद कांग्रेस के और टीआरएस के सांसद हंगामा कर रहे हैं। अब मुल्ला पेरियार का बांध का एक अलग मुद्दा वहां पर पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के डिवाइडेशन पे चर्चा चाहती थी। बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं, लेकिन एफडीआई के मुद्दे पर फिलहाल सब एक हो गए हैं। यहां तक कि केरल कांग्रेस के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के 2 कांग्रेसी सांसदों ने भी इस पर ऐतराज जताया है। सवाल ये नहीं है, प्रश्न ये है कि ये संसद चलेगी कैसे, इसकी कोई तैयारी है सरकार की? अगर वो किसी में भी मत विभाजन के आधार पर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है तो क्या करेगी? जी बिल्कुल अखलाक, जिस तरीके से आपने बताया कि सिर्फ एफडीआई का मुद्दा नहीं रहा। पिछले शुक्रवार को एफडीआई का मुद्दा सामने आया था और उस वक्त लेफ्ट पार्टियों का और बीजेपी के सांसदों का, साथ ही साथ तृणमूल के भी सांसद थे जो वेल में पहुंच गए थे और 2 से ढाई मिनट के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा पहले 12 बजे तक के लिए। और एक तरह का रूटीन हो चला है, जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए भी वहां जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 11 बजे पहले संसद रद्द होगा, इसके बाद फिर 12 बजे के लिए संसद रद्द होगा। तो ये एक मजाक का विषय भी बन चुका है हम पत्रकारों के बीच में कि ये एक अच्छी खासी छुट्टी मनाई जा रही है यहाँ पर, और हमारे पास भी कुछ कहने और करने के लिए नहीं बचता। काफी दुखद बात है ये। जो दूसरी बात है डेडलॉक की बात है, जो डेडलॉक लगातार चल रहा है इस वक्त, जिस पर प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों की बैठकें हो रही हैं, कोर कमेटी की भी बैठक हो रही है, मुद्दों पर बहस हो रही है। कल प्रधानमंत्री ने बात करने की कोशिश की घटक दलों से, आज भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा कुछ सामने से निकल के नहीं आ रहा। और जहां तक शब्दावली पर आज जाकर बात रुक गई कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन की जो शब्दावली हो वो किस तरीके से हो, उस पर बात नहीं बनती दिखी और लाल कृष्ण आडवाणी ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो इस तरीके से जो डेडलॉक है वो बरकरार है और बहुत हद तक जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, वहां पर यह राजनीति शुरू हो चुकी है। तकरीबन कई नए बिल को पेश करना था, कई महत्वपूर्ण बिल थे जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण बिल थे जिन पर बात होनी थी, अगला नहीं हो पा रहा है। और ये सरासर देश के पैसे का व्यर्थ जाना है और इसके लिए दोषी सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या डीएमके नहीं है, बल्कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं कि जो मुद्दा बैठ करके बहस करके सुलझाया जा सकता है उसका वो संसद में इस तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं दिखाई देता। एकदम वसीम साहब, इस पे आपसे सवाल है कि ये सदन क्यों नहीं चल पा रहा, और साथ ही आप अभी आम लोगों में जो चर्चा है, मैं जो सुन रहा हूं लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हुए मैंने सुना है, क्योंकि हम रोजाना रिपोर्टिंग की वजह से रोजाना कम से कम 20, 30, 50, 100 लोगों से मिलते हैं, उनका कहना है लोकपाल बिल नहीं लाना है, इसलिए सब दलों की आपस में मिलीभगत है। मैं नहीं समझता हूं कि लोकपाल बिल नहीं आना है। लोकपाल बिल कांग्रेस या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूरा तैयार किया हुआ है, उसका मसौदा भी थोड़ा सा अखबार में और या विजुअल्स में लीक हुआ है, तो ये कहना गलत है। और कांग्रेस की तैयारी हर बिल के लिए, ये तो अपोजिशन पार्टी और खासतौर से बीजेपी पार्टी है कि किसी मुद्दे पर बहस नहीं चाहती, वॉकआउट चाहती है। और बात आपने सही कही आपके करस्पॉन्डेंट ने कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बीजेपी को फिक्र होनी चाहिए कि ये मुल्क का पैसा है, गरीबों का पैसा है,
आम आदमी का पैसा है, और अगर आम आदमी की बहस पार्लियामेंट में नहीं होगी तो कहां होगी? पहले पार्लियामेंट में बहस करिए, और जब किसी नतीजे पर आप न निकल पाए तो आपको हक हासिल है कि सड़कों पर उतरिए, लेकिन बहस से पहले पूरे पार्लियामेंट के माहौल को खराब कर देंगे, हाउस नहीं चलने देंगे। आज 8वां दिन है, सरकार ने भी अपनी तरफ से जिस तरीके से अपोजिशन से बात करनी चाहिए वो अपोजिशन से बातचीत कर रहे हैं, और अपने एलाइज से भी, उनसे भी बातचीत चल रही है, और सरकार की ये कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि कोई समाधान निकले और 7 तारीख से सही मानों में यह हाउस चल सके। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो संबित जी से मेरा सीधा प्रश्न होगा कि बीजेपी सदन चलाने में सहयोग क्यों नहीं कर रही है? क्या एफडीआई पर रोल बैक की मांग से कम में वो नहीं मान सकती? ब्रेक के बाद। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। शिक्षा के क्षेत्र में जीएन ग्रुप की पहल। हम लेकर आए हैं सीबीएसई से एफिलेटेड जीएन कॉन्वेंट स्कूल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शानदार ऑडिटोरियम, विशाल लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब। हर बच्चा है हमारे लिए खास। म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स क्लासेस। कम एंड फील द डिफरेंस। जीएन कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। सीरियल के ट्विस्ट एंड टर्न। सबसे पहली बात यह है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तंग आ गया हूँ मैं। रियलिटी का रियल ड्रामा। बा, बहू और बीवी की धमा चौकड़ी। सोते हुए ये इतनी बुरी नहीं लगती। इडियट बॉक्स का सारा मिर्च मसाला। जी मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। यही चाहती थी तो। देखिए बहू, बीवी और टीवी हर शाम 4:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। सिर्फ सच, सिर्फ खबर। जीएनएन न्यूज, सिर्फ। जीएनएन न्यूज, सिर्फ खबर। मध्य प्रदेश के एक बार जबलपुर का हाल देख लेते हैं। वहां पर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, सन्नाटा रहा। व्यापारियों ने भीख मांगकर विरोध किया। जबलपुर में भी बंद का बहुत असर रहा, बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने इस मामले में सरकार के रोल बैक की मांग की और कहा दुकानें हम आगे भी इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। की तस्वीरें एक साथ देख रहे हैं आप। भोपाल में भी बंद रहा, जबलपुर में भी, और बीजेपी से जुड़े संगठनों ने वहां पर भीख मांगकर कहा कि वे केंद्र सरकार के निर्णय से दुखी हैं। संबित जी, 2 स्थितियां हैं। पहला ये कि आपका 193 रूल में मत विभाजन के साथ काम रोको प्रस्ताव स्वीकार होकर बहस करवा ली जाए। ये प्रपोजल आपको नहीं लगता ज्यादा संजीदा है, बजाय इसके कि आप सरकार से ये डिमांड करें कि आप रोल बैक करें? क्योंकि जनमत तो उनके साथ है ना, निर्णय तो वो चुनी हुई सरकार करेगी क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि अब कांग्रेस को और वसीम साहब को जो है बहस की बात याद आई है। पहले तो बिना बहस, बेबहस ही इन्होंने इसे पारित कर दिया था कैबिनेट की बैठक में, और जब फिर गड्ढे में गिर गए तब इनको बहस की बात याद आई। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि एफडीआई जैसे विशेष विषय पर बहस ही नहीं, वोटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरी बात है, आप अगर मानते हो कि जनमत इनके साथ है और लोग इनके साथ खड़े हैं, तो वोटिंग कराने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप वोटिंग करा लीजिए।
हम तो यही चाहते हैं कि वोटिंग हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमारा तो ये स्पष्ट मानना है कि घर वाले इनके खुद बटे हुए हैं और घर के लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये तो पार्टी में लोकतंत्र का परिचायक है ना। अगर पार्टी बिल्कुल बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ चुनाव, बिल्कुल मैं ठीक, यही इंटरनल डेमोक्रेसी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इंटरनल डेमोक्रेसी अगर है, पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में द मेजोरिटी विंस। मेजोरिटी बिल के जिस तरफ खड़ा है वही करिए। मेजोरिटी तो वही है जो मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं। नहीं, मनमोहन सिंह जी मेजोरिटी नहीं है, उसमें अलाइज भी है, तृणमूल भी है, डीएमके भी है, खुद कांग्रेस के सांसद भी हैं। तो ये मेजोरिटी वोटिंग के द्वारा प्रूव्ड हो जाएगा। अब उन्हें वोटिंग करने दीजिए। वसीम साहब जब ये कह रहे हैं वोटिंग हो जाए, इसको किसने